प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों अभी तक हम लोगों ने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग कैलकुलेशन का एक और पार्ट या डिफरेंशिएशन का हम कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों आज का विचार, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं बच्चों तो सफलता आपकी गुलाम होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अथक परिश्रम मेहनत करनी है, सफलता निश्चित मिलेगी। आइए बच्चों अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा बच्चों, आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को लॉन्ग प्रेस करिए, ठीक है। देखते हैं बच्चों, कैलकुलस में मैंने आपको जो हमारा कैलकुलस का पहला वीडियो है बच्चों, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है। जो कैलकुलस का पहला वीडियो है वहां पे मैंने आपको डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें मेन फोकस हमारा डेरिवेटिव्स पे था। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इंटीग्रल की, ठीक है। इंटीग्रल क्या है, देखिए बहुत आसानी से समझिएगा कि इंटीग्रल है क्या, इसकी प्रोसेस क्या है, इसका बेसिक ज्ञान क्या है। अगर आपको क्वेश्चन लगाने की बात आएगी तो अभी मैं आपको फार्मूले बता दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन लगाना, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक चीजें आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, अगर हम इंटीग्रल की बात करें कि इंटीग्रल क्या है, तो इंटीग्रल टेल्स अस हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। यह हमें यह बताता है कोई चीज कितनी इकट्ठी हो रही है, कोई चीज कितनी इकट्ठी हो रही है। सपोज दैट अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, डाउनलोडिंग अ मूवी। यदि हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई मूवी क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर 0 से 1 मिनट में इतनी मूवी डाउनलोड हुई, फिर 0 से 2 मिनट में देखिए इतनी मूवी डाउनलोड हुई, 1 मिनट और 1 से 2 मिनट, फिर 0 से 1 मिनट, फिर 1 से 2 मिनट और 2 से 3 मिनट, मान लेते हैं 3 मिनट में इतनी मूवी डाउनलोड हुई। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि 3 मिनट में कितनी मूवी डाउनलोड हुई, तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों को आप जोड़ के बता देंगे, यही तो है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रल। मतलब कोई चीज कितनी एक्यूमुलेट हो रही, कितनी इकट्ठी हो रही। 3 मिनट में हमने कितना डाटा डाउनलोड किया, कैप्चर किया अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। बात समझ में आ रही है। इसे ही हम क्या कहेंगे, डाटा एक्यूमुलेटिंग। क्लियर, बात समझ में आ गई। कितना डाटा हमने ग्रहण कर लिया या कितना डाटा हमने, भाई ज्ञान भी अगर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज भी तो हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। भाई फर्स्ट में थे, कुछ नॉलेज मिला, सेकंड में आए, इस तरीके से धीरे 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 नॉलेज भी हमारे पास क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। दैट इज इंटीग्रल। ये इस तरीके से। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि इंटीग्रल, तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, चीजों को जोड़ना है, वही तो क्या है, इंटीग्रल है। कोई चीज कितनी इकट्ठी हो रही, वही क्या है, इंटीग्रल है। लेकिन यहां पर और भी चीजें डिस्क्राइब होंगी। अब देखते हैं बच्चों, अगर हम, ये तो हो गया कि नॉर्मल वे में, अगर हम स्पीड और टाइम में कोई ग्राफ बना ले, हमें स्पीड पता हो और टाइम पता हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, यहां पे ये छायांकित ग्राफ है, इधर टाइम है, इधर स्पीड है, तो अगर हम देखें तो ये क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, ये एक्यूमुलेट कर रहा है डिस्टेंस। क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, डिस्टेंस। भाई चाल दिया है और समय दिया है, ठीक, तो ये क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, डिस्टेंस। अगर फोर्स और डिस्टेंस दिया है कहीं, तो ये क्या एक्यूमुलेट कर रहा है बच्चों, वर्क।
भाई चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। दो राशियां तो हमें दी हुई हैं, चाल दी है और समय दी, तो ये जाहिर सी बात किसको एक्यूमुलेट कर रहा है, किसको इकट्ठा कर रहा है। भाई जैसे ये यहाँ पे था तो इतनी चाल हुई, फिर यहाँ पे आया भाई इतने पे इतनी दूरी, फिर आगे बढ़ा तो ये दूरी, फिर आगे बढ़ा तो ये दूरी, फिर आगे बढ़ा तो ये दूरी। मतलब अगर x के छोटे छोटे पार्टीशन में अगर इसको देखा जाए तो ये किसको इकट्ठा कर रहा है, डिस्टेंस को इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे भी ऐसे देखा जाए, छोटी छोटी दूरियों पे अगर इसको देखा जाए तो ये क्या वो एक्यूमुलेट कर रहा है, वर्क एक्यूमुलेट कर रहा है। भाई कार्य बराबर क्या होता है, बल बराबर या W बराबर F इंटू डी, किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी। तो ये दो राशियां हमें पता है, तो जाहिर सी बात इससे तीसरी राशि निकलेगी, और तीसरी राशि होगी क्या बच्चों, कार्य होगी। बात समझ में आई। तो ये इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं डाटा एक्यूमुलेटेड इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड, डाटा एक्यूमुलेटेड इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड। अब से अगर कोई आपसे पूछेगा कि डाटा एक्यूमुलेटेड क्या है, तो डाटा एक्यूमुलेटेड एरिया इनक्लोज्ड के बराबर है। बात आई समझ में, क्लियर। अब हम इसको कह सकते हैं इंटीग्रल टेल्स यू एरिया इनक्लोज्ड all case so far area enclosed in straight lines and hence easy to find। बात समझिएगा। अब इस कंडीशन में इंटीग्रल हमें क्या बताता है, इंटीग्रल टेल्स यू एरिया इनक्लोज्ड, जो इंटीग्रल होता है वो इनक्लोज्ड एरिया को बताता है। बात समझ में आई। इंटीग्रल क्या करता है, इनक्लोज्ड एरिया को बताता है। देखिए इस के बीच में जो एरिया था उसी को तो इसने बताया है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं, ऑल केसेस सो फार एरिया इनक्लोज्ड इन स्ट्रेट लाइंस एंड हेंस इजी टू फाइंड। ये क्या है, क्यों लिखा गया। देखिए बच्चों अभी तक हम लोग जो एरिया इनक्लोज्ड निकाल रहे थे वो किस में निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। भाई देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का ही तो ग्राफ है, स्पीड दी है, टाइम दिया है, और यहाँ पर एक चीज हमेशा देखिए निरंतर क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें भाई बच्चों, तो यहाँ क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर इन दो राशियों में से कोई एक राशि कांस्टेंट है, और वो राशि कौन सी है, स्पीड। स्पीड देखिए लगातार यही तो है। बात समझ में आ रही। यहाँ पर देखिए अगर, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स लगातार हर जगह यही है। भाई ये डिस्टेंस बदलती जा रही लेकिन फोर्स तो हर जगह यही है, ठीक। तो यहाँ ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक। अब जब कांस्टेंट है और ये एरिया बन रहा, तो एरिया यहाँ पे ये कैसा, अगर हम मान लेते तो रेक्टेंगुलर है, और ये कैसा है, वर्गाकार है। ये आयताकार हो गया, ये वर्गाकार हो गया। तो आयत का एरिया निकालना लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का एरिया निकालना भुजा स्क्वायर, आसान है। लेकिन अगर हम बात करें किसी ऐसे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कभी आप बाइक से जा रहे हो और लगातार 1 घंटे बाइक चलाते रहें, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है बच्चों कि आप लगातार एक ही स्पीड से बाइक चला रहे हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम होगी, कहीं ना कहीं स्पीड ज्यादा होगी। तो एक चीज आपकी कांस्टेंट नहीं रह सकती, और जब कांस्टेंट नहीं रह सकती तब उस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखिए चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। अगर हम अपने आसपास की भी चीजों को देखें, अपने जीवन को ही, सामान्य जीवन को ही देखें, तो चीजें क्या हो रही हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन अगर इसको माना जाए कि कांस्टेंट है, तो वहां पर कांस्टेंट वाली कोई सिचुएशन ही नहीं बनती है। तो इस कंडीशन में दैट रियली हैपेंस, ये होता है। इस कंडीशन में ये क्या है, वक्र हो गया। अब ये हमें स्पीड और टाइम के बीच एक वक्र मिल गया। भाई स्पीड भी बदल रही है और समय भी बदल रहा है, तो ये कैसा हो गया, वक्र के अनुसार। अगर जनरली अब इसको हम स्पीड और टाइम में ना लेकर अब हम सीधे किस में ले लें, y इक्वल टू एफ एक्स, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x। यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, इस ग्राफ को हमने एफ एक्स और एफ एक्स में लिया है, यहाँ एफ एक्स y इक्वल टू बराबर है। बात समझिएगा, y इक्वल टू क्या है बच्चों, एफ एक्स, ठीक।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर y और x में कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम जो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल के अनुप्रयोग लगा रहे हैं फिर वो हमारे लिए बेकार हैं, फिर हम वो नहीं कर सकते हैं। y और x में कोई रिलेशन होना चाहिए कि जैसे x एक गुना करने पे y दो गुना हो जा रहा है, ऐसी सिचुएशन कोई ना कोई होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स। अब हम इस ग्राफ को स्पीड टाइम वाले को अगर एफ एक्स और x के रूप में देख लें तो देखिए ये लगातार यहां से क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में यहां तक तो आपका ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया, लेकिन इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, समस्या आई ऐसी सिचुएशन में। तो न्यूटन और लेबनिज ने एक ऐसी स्थिति बताई, एक ऐसी विधि बताई जिसकी सहायता से हम इस कर्व का क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। और वही तरीका क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है। बात इतनी समझ में आई? तो अगर अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज एरिया अंडर कर्व, तो क्या अब आप बता सकते हैं? आइए अब हम आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी मैंने आपसे बताया जब किसी वक्र का एरिया निकालना हो तब क्या होगा। ये हमारे लिए एज ए मूवी में विलन था, ये तो बात है। अभी स्ट्रेट लाइन में हमने निकालना था, आयत पता था, आयत का एरिया हम लोग निकाल ले रहे थे, वर्ग का एरिया निकाल ले रहे थे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई तब हमारे लिए समस्या थी। ऐसी सिचुएशन हम सदियों से, हमारे जो पूर्वज थे वो सदियों से ऐसी सिचुएशन को, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड अपनाते थे, वर्क अराउंड बिफोर इंटीग्रल। मतलब इंटीग्रल से पहले वो लोग क्या करते थे, ठीक है, उसकी बात हम लोग जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि न्यूटन और लेबनिज जब आए तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल दिया और फिर हम लोगों ने उसके आधार पर इंटीग्रेशन करना शुरू किया। लेकिन उससे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पे भी नजर डालते हैं। देखिए बच्चों, ये y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। यहाँ पे एक a दिया है, एक आपको क्या दिया है, b दिया है, ठीक है। और ये कोई कर्व है, इस कर्व में हमें इस कर्व का, पूरे कर्व का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग पहले, इंटीग्रल से पहले लोग क्या करते थे, ऐसी सिचुएशन में इसको क्या कर लेते थे, ऐसे बांट लेते थे और 2 या 3 ऐसे क्या बना लेते थे, रेक्टेंगल बना लेते थे, वर्ग बना लेते थे। और उसके बाद इसको क्या कर देते थे, जोड़ के आराम से इसका एरिया निकाल लेते थे। बात समझ में आई? लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ पे छूट जाती थी। तो आइए, उससे एक एवरेज एरिया निकल आता था। लेकिन इंटीग्रल में निकलेगा कैसे, पूरा एरिया तो निकलना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। तभी तो लॉजिक यही तो है कि जो वक्र है उसका एरिया पूरा निकलना चाहिए। तो अगर हम बच्चों देखते हैं, अगर हम क्या करें, इसको पतली पतली पट्टियों में काट लें, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसी पतली पतली अनगिनत पट्टियों में हम लोग इसको क्या कर लें, तोड़ लें। अब देखिएगा, ठीक है, ये एक ये पट्टी, ऐसी कई सारी पट्टियां। तो इन सिचुएशन में अगर हम इन पट्टियों की चौड़ाई क्या मान लें, dx, बहुत छोटी सी, ठीक है। तो dx ये है, dx ये भी रहेगी, dx ये भी रहेगी, dx ये भी रहेगी। बात इतनी समझ में आई? बहुत कम चौड़ाई की पट्टियां, मतलब dx, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इनकी हाइट देखी जाए बच्चों, तो यहाँ हाइट बराबर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम हाइट क्या मान लें, y1 मान लें, यहाँ y2 मान लें, यहाँ y3 मान लें, यहाँ y4 मान लें। बात समझिएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हमें इस पट्टी का एरिया निकालना है, ठीक है, जैसे इस पट्टी का हमें एरिया निकालना है, ठीक। तो इसकी, ये आपको y2 दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको कितना दिया, dx दिया। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, y2 इंटू
dx। अगर हमने मान लिया कि ये y2 लेंथ है अगर ये सबसे बड़ी स्ट्रिप ले रहे हैं तो देखिए यहाँ हमने y4 मानी है तो y4 इंटू dx। इसी तरीके से इस स्ट्रिप का निकालें जिसकी अगली स्ट्रिप जो है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दी है, y3 दी है देखिए यहाँ पे, और वो ब्रेथ कितनी है, dx ही है, तो ये क्या हो जाएगा y3 इंटू dx। इसी तरीके से इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y2 इंटू dx। ठीक, इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो y1 इंटू dx। ठीक, ऐसी मैंने बताया कई सारी पट्टियां आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर हम मान लेते हैं कितनी पट्टियां हैं, n पट्टियां हैं। कितनी पट्टियां हैं, n। तो अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऐसे क्या आता जाता है आपका y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx प्लस डॉट डॉट yn dx तक, yn dx तक। बात समझ में आई? तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 to n, मतलब जो y1 का मान है और यहां कर देते हैं yi dx। इतनी बात समझ में आई? एरिया क्या हो जाता था तब, इससे पहले वर्क अराउंड बिफोर इंटीग्रल में अगर हम चाहते तो ये एरिया हम निकाल सकते थे इस तरीके से, y1 dx y2 dx अनगिनत पट्टियों में हम लोग इसको काट के निकाल सकते थे। तो ये हो गया इसका समेसन, ठीक है, मतलब इसका योग हो गया। लेकिन भाई dx देखिए सब में कॉमन, तो dx कॉमन हो जाएगा, बाकी 1 यहाँ पे लिख देते हैं i इक्वल टू 1 to n। ठीक, अब ये इसका हो गया समेसन, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये इतना एरिया इसका छूट रहा, यहाँ देखिए ये एरिया इसका छूट रहा, यहाँ ये एरिया इसका छूट रहा, यहाँ ये एरिया छूट रहा। तो ऐसी सिचुएशन में भाई हमें तो पूरा एरिया निकालना है, फिर मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर इस फार्मूले से ये पूरा एरिया नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमने क्या किया, जो हमें ज्ञात हुआ किसके द्वारा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल न्यूटन एंड लेबनिज के द्वारा, तो हमने इसके स्थान पे किसका यूज किया, इंटीग्रेशन। ये अगर देखा जाए तो देखिए एक वक्र के रूप में भी है, क्या है, वक्र के रूप में भी है। तो इसको, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब देखिए यहाँ इनक्लोज्ड एरिया है ना, तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू a ले लें और ये दूसरा क्या है b है, तो लिमिट इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, a टू b। तो इस स्थिति में इनक्लोज्ड एरिया बच्चों क्या निकलेगा, a इक्वल टू a टू b dx। बात इतनी समझ में आई बच्चों? देखिए समझ लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको और बता रहा हूं। क्लियर? तो बच्चों, लुक्स गेट ऑन पेपर बट एक्सट्रीमली पेनफुल। ये तो कार्य पेपर पे काफी इजी लग रहा था, लेकिन है क्या, ये काफी पेनफुल है। बट इन 17th century we find a huge shortcut, that shortcut became concept of integral। वही बात मैंने आपको बताई, ये a इक्वल टू y dx a टू b, ये a टू b x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b है। ठीक है बच्चों, ये इनक्लोज्ड सरफेस एरिया है या इनक्लोज्ड एरिया है जिसकी बाउंडेशन आपको दी हुई है। आइए अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं, और बस उसके बाद मैं आपको बताता हूं इंटीग्रेशन के फार्मूले। तो आगे देखते हैं बच्चों, यदि कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y, ये fx हो गया, ये x हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये क्या है बच्चों, x एक्सिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ax एरिया ऑफ x और ये क्या माने डेल्टा है, मतलब एक छोटी सी स्ट्रिप है, तो जाहिर सी बात है उसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा x। देन एरिया अंडर कर्व इक्वल टू ax, वही बात मैंने कही जो वही लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ एरिया, अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो dA ऑफ अपॉन dx। ठीक, यदि लिमिट के रूप में हम इसको यूज करें, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल a अपॉन डेल x, कहने का तात्पर्य है कि जब डेल x में परिवर्तन
भाई दूरी में जब परिवर्तन डेल एक्स हो रहा है तो उसके एरिया में परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेल ए हो रहा है। और लिमिट जो है वो क्या है, डेल एक्स जो है, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जीरो की ओर अग्रसर है लेकिन जीरो नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर इसका एरिया निकालें बच्चों, तो देखिए डेल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इंटू कितना, डेल एक्स, वाई इंटू डेल एक्स। और वाई है क्या आपका बच्चों, वाई इंटू डेल एक्स, और वाई है क्या आपका एफ एक्स, यानी एफ एक्स इंटू डेल एक्स। तो उसी को लिखा गया है एफ एक्स इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल टू एफ एक्स। सो एरिया ए एक्स एंड फंक्शन एफ एक्स आर रिलेटेड, ए डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। कहने का तात्पर्य है जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है, जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है वो बच्चों रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई? ये यही मैंने जब आपको कैलकुलस पढ़ाया, कैलकुलस का जो पहला वीडियो बनाया था वहां भी बताया था कि इनके और इनके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा संबंध है, ठीक है। और वो संबंध कैसे आया, हालांकि इनका कॉन्सेप्ट एकदम अलग था, लेकिन क्या हुआ, एक कोइंसिडेंट के कारण इनका और इनका एक रिलेशन बन गया। बात समझ में आई? सो फाइंडिंग ए फंक्शन व्हिच व्हेन डिफरेंशिएटेड यील्ड्स another function is called integration। बात इतनी समझ में आई बच्चों? एक चीज और देखते हैं भाई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अगर जैसे हम मान लेते हैं बच्चों, एक चीज करके देख लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। तो अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालें तो क्या है, इसका रिवर्स, अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो यही क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे इसको न लेके सीधा ये मानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, इक्वल टू टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। तो अगर हमें टू एक्स से एक्स स्क्वायर प्राप्त करना है तो हमें इसका क्या, रिवर्स प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है 2x का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो देखिए 2 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर अपान 2, ये मैं अभी आपको फार्मूला नहीं बताया, फिर भी ये देखिए एक्स स्क्वायर ही मिला, यानी कि दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की रिवर्स अपक्रिया हो गए, एक दूसरे की रिवर्स रिलेशन हो गया इनमें। बात इतनी समझ में आई? अब हम देखते हैं इनके फार्मूले। क्लियर? तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं फार्मूले। इधर हम समाकलन के फार्मूले लिख रहे हैं, इधर अवकल गुणांक अवकलज के फार्मूले लिख रहे हैं। देखिए इन दोनों में रिलेशन वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर कहीं पे हमें x की पावर n दिया हो तो इसका अवकलन होता है, सॉरी x की पावर n dx दिया हो तो इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे c क्या है, c एक कांस्टेंट है, नियतांक है। अगर हम इसी को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन करें तो देखिए बच्चों, भाई जब अवकलन करते हैं हम, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, n एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर n प्लस वन है तो x की पावर n प्लस वन आगे आ जाएगा और x की पावर n प्लस वन माइनस वन, वन प्लस का वन माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा n प्लस वन एक्स की पावर n, और अपान में n प्लस वन था तो n प्लस वन और n प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या बचेगा आपका बच्चों, x की पावर n। बात समझ में आई? आगे देखते हैं, अगर कहीं पे दिया हो वन अपान एक्स डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स हम देख लें तो क्या हो जाता है बच्चों, वन अपॉन एक्स, ठीक। इसी तरीके से e की पावर x dx का क्या होता है बच्चों, e की पावर x प्लस सी। ऐसे ही अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x करते हैं तो वो भी तो हमारे पास, हमको उसका भी तो फार्मूला पता है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x।
बात समझ में आ रही? log x का पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ 1/x, x की पावर n अगर यहाँ होता तो n x की पावर n माइनस 1 होता, लेकिन है क्या x की पावर n प्लस 1/n+1, तो कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आगे अगर कहीं पे आ जाए आपका a की पावर x dx, तो ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log ae प्लस c। क्लियर? तो a की पावर x का a की पावर x अपॉन log ae ना होकर क्या होगा log ea, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे log ae मत लिखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों dy/dx ऑफ a की पावर x अपॉन log ea का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर x। क्यों? क्योंकि आपको पता है dy/dx ऑफ a की पावर x इक्वल टू क्या होता है a की पावर x इंटू log ea, तो वहां पे मल्टीप्लाई में होगा तो वो और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों, अगर हम साइन x का करते हैं साइन x dx, तो ये आता है बच्चों माइनस का cos x प्लस c, ठीक है। इसी तरीके से dy/dx ऑफ अगर हम बच्चों यहाँ पे देखिए cos x कर रहे थे तो क्या आता था माइनस का sin x, लेकिन अगर हम यहाँ माइनस पहले ही ले लें तो क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ माइनस cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x। क्लियर? इसी तरीके से cos x dx का क्या हो जाएगा बच्चों sin x प्लस c। अब देखिए dy/dx ऑफ sin x अगर हम करें तो क्या आ जाएगा बच्चों dy/dx ऑफ sin x, तो क्या आ जाएगा sin x का आपको पता ही है अवकलन क्या होता है cos x, यही तो होता है sin x का। तो देखिए जो ये आ रहा है उसका जस्ट ये विपरीत आता जा रहा है, बात समझ में आ रहे हैं। अब ये बात अलग है कि योज्य प्रतिलोम आ रहा है या फिर गुणन प्रतिलोम आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम sec स्क्वायर x dx अगर दिया है तो sec स्क्वायर x का बच्चों क्या होता है tan x प्लस c। यहाँ पे क्या है dy/dx ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x। इसी तरीके से cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होता है माइनस का cot x प्लस c। यहाँ पर देखिए dy/dx ऑफ अगर cot x लिखते हैं तो क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, लेकिन हम कैसा ले रहे हैं cot माइनस का ले रहे हैं तो ये कैसा होगा आपका प्लस का cosec स्क्वायर x। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चे इतने फार्मूलों से और भी आगे हम फार्मूले देखते हैं। अगर कहीं हमें दिया हो बच्चों sec x tan x, तो देखिए sec x इंटू tan x का क्या हो जाता है बच्चों sec x प्लस c। क्यों? क्योंकि देखिए dy/dx ऑफ sec x क्या होता है sec x इंटू tan x, क्या होता था sec x इंटू tan x। अगर इसी तरीके से dy/dx ऑफ cosec x देखा जाए तो क्या होता है cosec x का cosec x इंटू cot x। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लें, अभी वहां पे एक चीज की कमी है मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे cosec x इंटू cot x लें तो क्या हो जाएगा बच्चों cosec x कैसा माइनस का, ठीक है। तो जब यहाँ माइनस का cosec x हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा माइनस के cosec x का cosec x इंटू cot x। बात समझ में आई? प्लस सी लेते हैं बच्चों, अगर कहीं पे कोई फार्मूला ऐसे रूप में दिया हो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अच्छा, इसको हम बराबर माइनस का क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं प्लस c, ठीक। क्यों भाई? और यहाँ भी क्या रहेगा प्लस c रहेगा, ठीक। क्यों? यहाँ देखिए भाई dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू आपने पढ़ा ही है रूट में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से dy/dx ऑफ अगर cos इनवर्स x हम करते थे तो ये होता था माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम dy/dx ऑफ माइनस cos इनवर्स x इसको कर लें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बात है। तो हम इसको साइन इनवर्स x प्लस सी माइनस cos इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हैं। dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू
ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका मान हो जाएगा ये, कॉस इनवर्स एक्स का। बात समझ में आई। तो कॉस इनवर्स एक्स को हम ये लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बात इतनी समझ में आई। इसी तरीके से बच्चों अगर कहीं हमें दिया हो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से हम इसको माइनस का cot इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तथा d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ माइनस का लिख लें cot इनवर्स x, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको हम माइनस का cot इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर कहीं आपको दिया है dx अपान x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेक इनवर्स x प्लस सी। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। क्यों, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या था बच्चों, 1 अपान रूट 1 अपान x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से अगर d बाई डी एक्स ऑफ माइनस का क्या निकाला जाए, कॉसेक इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों इस इंटीग्रेशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले पता हैं तो इंटीग्रेशन के फार्मूले याद करना इतना ज्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरीके से आप इसके फार्मूले याद कर सकते हैं। और बच्चों देखिए भाई, मैथ्स में फार्मूले ही मेन हैं, बाकी कुछ नहीं है। जितने अच्छे तरीके से आपको फार्मूले याद होंगे उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड फार्मूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।